अब हम पढ़ेंगे इंजन थ्योरी एंड कैलकुलेशन। इसमें हमारे पास क्या होगा कि आईसी इंजन की परफॉर्मेंस किस तरह मेजर की जाती है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर टेक प्लेस किए जाते हैं। इस टाइम अभी कुछ हम बेसिक न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर। अब हमारे पास इंडिकेटेड पावर होता है एक, इसमें जिसको हम आईपी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ वर्क डन बाय गैस ऑन द पिस्टन। जो वर्क डन हो गैस से पिस्टन पे, तो उसको हम बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। ठीक है, ये वाला जो पावर होता है नॉर्मली मैक्सिमम पावर होता है फ्रॉम द इंजन। ठीक है, अंडर आइडियल या परफेक्ट कंडीशन में इंडिकेटेड पावर क्या होगा, मैक्सिमम पावर होगा। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी, जब इंजन की परफॉर्मेंस हम देखेंगे इंडिकेटेड पावर की होगी। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, पावर में मैक्सिमम मिलता है अंडर आइडियल या परफेक्ट कंडीशन में। जो इंडिकेटेड पावर होता है हमारे पास मैक्सिमम होता है। इंडिकेटेड पावर कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंजन साइज, डिस्प्लेसमेंट, ऑपरेशनल स्पीड एंड प्रेशर डेवलप्ड theoretically in the cylinder. IP power will be always more than BP. ठीक है, ये मैं क्लियर करता हूँ किस तरह होगा। आई पी इज इक्वल टू पी आई ए एल एन स्मॉल एन। ठीक है, अब किसी बुक में स्मॉल एन की जगह के भी होगा आपको। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिंबल है। यहाँ पर पी आई जो है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर या मीन इफेक्टिव प्रेशर ए एरिया। ठीक है, ए एरिया है, एन क्या लेंथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एन रिवोल्यूशन पर मीटर मिनट, एन या किसी किसी बुक में के होगा तो नंबर ऑफ सिलेंडर। नॉर्मली 4 स्ट्रोक इंजन के लिए हम एन की वैल्यू लेते हैं, कैपिटल एन की, एन बाय जो एन की वैल्यू होती है स्मॉल की कैपिटल की एन बाय 2 लेते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के लिए, जबकि 2 स्ट्रोक के लिए सिंपल एन लेते हैं। तो 2 स्ट्रोक इंजन में इसलिए अपॉन में 2 नहीं है, 4 स्ट्रोक में इसलिए अपॉन में 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिकेटर मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, ये आप सोच रहे होंगे ये कौन सा है। इट इज़ एवरेज प्रेशर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन। ठीक है, जो एवरेज प्रेशर प्रोड्यूस होता है इंजन में ड्यूरिंग द कंबशन। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, कंबशन चैम्बर में होता है। ये प्रेशर जो कंबशन के दौरान प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर मीन इफेक्टिव प्रेशर। यह थ्योरेटिकली फ्रिक्शनलेस होता है पावर। ठीक है, अब इंडिकेटर पावर होता कहाँ है, मैं डायग्राम बताता हूँ। ठीक है, इंडिकेटर पावर को हमारे पास इस तरह शो कर रहे थे हम। यहाँ पर अगर रिवोल्यूशन पर मिनट है तो हम 60 से डिवाइड कर लेंगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट डायग्राम में 60 से डिवाइड किया गया है। किसी बुक में पी एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है मीन इफेक्टिव प्रेशर को, किसी में पी आई से। इस तरह 60,000 हम कर लेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 को मल्टीप्लाई कर लिया 1000 से, क्योंकि 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। तो ये वाट में था तो हमने 1000 से और डिवाइड कर लिया तो हमारे पास 60,000 हो गया ये। तो इससे हमें किलोवाट में मिलेगा पावर। तो इंडिकेटेड पावर जो हमारे पास है कहाँ पर होता है, ये नॉर्मली कंबशन चैम्बर में होता है, जहाँ पर कंबशन टेक प्लेस करती है। ये पावर जो डिलीवर होता है कंबशन चैम्बर से पिस्टन को मूव कराने में, इसको हम बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। ये पावर जो कंबशन गैसेस की कंबशन टेक प्लेस की, यहाँ पर पावर जो प्रोड्यूस किया गैस को मूव कराने में, इसको हम बोलते हैं इंडिकेटेड पावर। अब दूसरा होता है ब्रेक पावर। अब इसकी वैल्यू जो होती है कम होती है इंडिकेटेड पावर की। क्यों, नॉर्मली इसकी पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज़ द पावर डेवलप्ड बाय एन इंजन एट द आउटपुट शाफ्ट। आउटपुट शाफ्ट पे जो पावर डेवलप होगा इंजन का, उसको हम बोलते हैं ब्रेक पावर।
ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट शाफ्ट कहाँ होगी, यहाँ पर कहीं होगी आगे, जो हमारे पास क्या होगा, इंजन जो है हमारे पास सारे लॉसेस टेक प्लेस करेंगे। यहाँ पर पिस्टन मूव हुआ तो ये सारे मैकेनिकल पार्ट्स मूव करके जो आखिर में हमारे पास शाफ्ट के पास पावर जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम बोलते हैं ब्रेक पावर। ब्रेक पावर नॉर्मली हम लेते हैं 2π/T। यहाँ पर T क्या है, टॉर्क है। ओके, ब्रेक पावर क्या होता है 2π/T। इससे हमारे पास बहुत सारे लॉसेस होते हैं ब्रेक पावर में, जैसे कि पावर पार्ट्स मूव किए, कनेक्टिंग रोड से मूव की, क्रैंक केस मूव किया, इसमें तो हमारे पास लॉसेस होते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास लॉसेस के बाद जो हमारे पावर मिलता है उसको हम बोलते हैं ब्रेक पावर। इसकी वैल्यू इस वजह से कम होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिकेटेड पावर से, क्योंकि लॉसेस टेक प्लेस करेंगे। इसके अलावा फ्रिक्शन पावर होता है। फ्रिक्शन पावर हम क्या कहते हैं इसको, इट इज़ डिफाइंड एज द हॉर्स पावर बीइंग यूज्ड टू ओवरकम इंटरनल फ्रिक्शन। एक ऐसा हॉर्स पावर जो ओवरकम करे इंटरनल फ्रिक्शन को, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन पावर। नॉर्मली ये क्या बताता है, इसको हम इन अदर वर्ड बोल सकते हैं, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इंडिकेटेड पावर ब्रेक पावर के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन पावर। एनी टाइम टू ऑब्जेक्ट टच ईच अदर वाइल मूविंग, फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस। तो ये बता रहा है कि जब भी कोई टू ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, कि उसे टच करते हैं, जैसे गाड़ी मूव कर रही है, नीचे ज़मीन से टच कर रहे हैं, तो उस टाइम फ्रिक्शन होती है। या कोई भी चीज़ हम मूव करें जो सरफेस को टच करे, तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन हैज़ अ टेंडेंसी टू स्लो डाउन द इंजन। तो फ्रिक्शन की वजह से इंजन स्लो डाउन हो सकता है। तो कितना पावर हमारे पास वेस्ट हुआ फ्रिक्शन में, तो वो हमें बताता है फ्रिक्शन पावर। ठीक है, फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर माइनस बीपी ब्रेक पावर। अब इंडिकेटेड पावर कितना, मैक्सिमम पावर माइनस करते हैं ब्रेक पावर, जो हमारे पास शाफ्ट का पावर आया, मीन कि एक्चुअली हमारे पास पावर जो मिल रहा है उसको हमने माइनस कर लिया इंडिकेटेड पावर से, तो हमारे पास फ्रिक्शन पावर है बकाया, क्योंकि बकाया सारा वेस्ट हो गया। मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है BP/IP। ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है BP/IP। BP क्या है, ब्रेक पावर अपॉन IP। ठीक है, मैक्सिमम जो होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी 80 to 90% होती है। ये डायग्राम में बताया हुआ है कौन सा पावर ज़्यादा होता है। नॉर्मली इंडिकेटेड पावर सबसे ज़्यादा होता है, फिर ब्रेक पावर, फिर फ्रिक्शन पावर बताया हुआ है कि ये बाद में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, इंजन की स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, इसकी ज़्यादा डेफिनेशन बताई हुई है। डिफरेंस बिटवीन IP एंड BP होता है। पंपिंग लॉसेस इसमें क्या क्या होता है, इंक्लूड फ्रिक्शन पावर में पंपिंग लॉसेस हो रहे हैं ड्यू टू इनटेक एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस। पंप कर रहे हैं हम, उसमें पंप यूज़ हो रहा है, उसमें इनटेक और एग्जॉस्ट प्रोसेस के दौरान, तो उसमें भी लॉसेस हो रहे हैं। फ्रिक्शन लॉसेज एंड बेयरिंग, रोटरी पार्ट्स। ठीक है, बेयरिंग में भी या रोटरी पार्ट्स जो इंजन में मूव कर रहे हैं, जैसे क्रैंक केस वगैरह मूव करेंगे, या इन तरह ये लॉसेस टेक प्लेस करेंगे। उसके पावर रिक्वायर्ड टू ऑक्सिलरी लाइक गवर्नर्स, हमें इंजन में गवर्नर्स भी होते हैं, वाटर या ल्यूब ऑयल, फ्यूल पंप वगैरह सारे मूव कर रहे हैं, वॉल जो इनलेट के, एग्जॉस्ट के, इन सब में ये पावर लूज़ हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं फ्रिक्शन पावर। फ्रिक्शन पावर नॉर्मली हम स्क्वायर ऑफ एन लेते हैं, पर रियल में प्रैक्टिकली FP इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन मीन का रोटेशन पर मीटर पावर 1.6। अगर हायर फ्रिक्शन पावर होगा तो हमारे पास क्या होगा, कॉमन सी बात है, इसमें पावर कम मिलेगा इंजन में, क्योंकि फ्रिक्शन में ही लॉसेस टेक करेंगे, तो हमारे पास पावर ऑटोमेटिकली कम मिलेगा। तो इंजन की एफिशिएंसी भी उससे क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ब्रेक पावर हमें कम मिलेगा। लॉसेस ज़्यादा होंगे तो हमें ब्रेक पावर कम मिलेगा, तो इंजन की एफिशिएंसी भी कम होगी। ठीक है, इंक्रीज BSFC। ये क्या होता है BSFC, इट इज़ ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। जैसे कि नाम बता रहा है, ये क्या बताएगा, फ्यूल कंजप्शन बताएगा, मेजर करेगा फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ एनी प्राइम मूवर दैट बर्न फ्यूल एंड प्रोड्यूस रोटेशन और शाफ्ट पावर। ठीक है, जो प्रोड्यूस करेगा रोटेशन, ये एक्चुअली में क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी है, कि कितना इनपुट से हमारे पास कितनी रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, कितना पावर प्रोड्यूस हो रहा है शाफ्ट पे।
तो ये कम हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या होगा, फ्यूल जो है कंजप्शन बढ़ रही है इसमें, क्योंकि एफिशिएंसी कम होगी तो हमारे पास फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें उतना पावर डेवलप करना है तो फ्यूल ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा। इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ कूलिंग, अब हीट फ्रिक्शन क्या होती है, हीट में लॉसेस होते हैं या मूविंग पार्ट ऐसे, तो उसके हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए हमारे पास कूलिंग प्रोसेस भी ज़्यादा चाहिए होगा। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले, इट इज़ रेशियो ऑफ ब्रेक हॉर्स पावर टू द इंडिकेटेड पावर। ये रेशियो होता है किसका, ब्रेक पावर का इंडिकेटेड पावर से। तो नॉर्मली ये मैक्सिमम हम 80 to 90% लेते हैं, लेकिन रियल में और भी कम होती है, लॉसेस पे डिपेंड कर रहा है कितना टेक प्रेस कर रहे हैं। उसके अलावा होती है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, जिसको हम एफिशिएंसी BTH बोल सकते हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। अब ब्रेक कहाँ था, हमारे पास टोटल आउटपुट जो पावर आ रहा है शाफ्ट पे, मीन कि हमारे पास ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी है, तो ब्रेक पावर और किसका रेशो होगा, ये एनर्जी इन द फ्यूल, कितनी एनर्जी फ्यूल सप्लाई कर रहा है, मीन के इनपुट फ्यूल, ब्रेक पावर टू द इनपुट एनर्जी बाय द फ्यूल। It is measure of overall efficiency of the engine in a given by the brake thermal efficiency. Brake thermal efficiency, it is the ratio of brake power to fuel energy. brake power का fuel energy से ratio है, ठीक है। ब्रेक पावर जो हमारे पास है किलो जूल पर सेकंड में हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर किलो जूल पर सेकंड में, इसलिए हमने BP अपॉन एनर्जी इन फ्यूल पर सेकंड ले लिया। अगर आप किलोवाट में लेंगे तो ब्रेक पावर जो है हमारे पास क्या है, किलोवाट में लेंगे तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 3600। ये क्यों किया है हमने, क्योंकि नीचे हमने फ्यूल फ्लो लिया है kg पर आवर में, तो हमें kg पर सेकंड लेना है फ्यूल फ्लो, तो इसलिए हमने 3600 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड बाय कैलोरीफिक वैल्यू। नॉर्मली हम बोल सकते हैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइड बाय फ्यूल फ्लो इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल मल्टीप्लाई बाय 100। 3600 से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि आवर में गिवन है, आवर में नहीं गिवन, फ्यूल कंजप्शन सेकंड में गिवन है, तो हम 3600 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नॉर्मली हम इस तरह बोल सकते हैं एफिशिएंसी B या BTH इज इक्वल टू BP अपॉन MF मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, मास फ्लो रेट, ठीक है। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी कौन सी होगी, ये ज़्यादा होगी, लाजमी बात है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी से। क्यों, क्योंकि इंडिकेटेड मीन कि हमारे पास टोटल पावर जो फ्यूल से प्रोड्यूस हो रहा है, फ्यूल बर्न हुआ, उसका पिस्टन मूव किया, पिस्टन मूव करने जो पावर आ रहा है तो हमारे पास इंडिकेटेड पावर होता है। तो इंडिकेटेड पावर अपॉन फ्यूल एनर्जी, फ्यूल में एनर्जी कितनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिकेटेड पावर जो फ्यूल एनर्जी थोड़ा बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे पास हीट डेवलप होती है वाल के थ्रू, सिलेंडर एनर्जी अगेन वेस्ट हो सकती है। तो एफिशिएंसी थर्मल इज इक्वल टू इंडिकेटेड पावर अपॉन फ्यूल एनर्जी, इट इज़ द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड पावर टू द फ्यूल एनर्जी। ये भी उसी तरह है, ब्रेक पावर की तरह फार्मूला सेम ही है, खाली BP को हमने इंडिकेटेड पावर से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, सेम ही है, एफिशिएंसी I इज इक्वल टू IP अपॉन MF इंटू CV। अब ये बता हुआ है टोटल हमारे पास एनर्जी कहाँ कहाँ वेस्ट होती है। अब टोटल एनर्जी फ्यूल में सपोज करें इतनी है, ए वाली फिगर है जो टोटल एनर्जी इन द फ्यूल। अब हमारे पास क्या होगा, फ्यूल बर्न हुआ तो हमारे पास कुछ एनर्जी ज़ाया होगी एग्जॉस्ट पोर्ट में, क्योंकि हमारे पास गैसेस जो बर्न हो गए उसको हमने एग्जॉस्ट गैसेस को निकाल रहे हैं, कुछ वहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो गई, कुछ सिलेंडर की वॉल गर्म हो गई हैं, वहाँ पर कूलिंग हमने चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर उस तरफ होगी। और दूसरा तीसरा रेडिएशन लॉसेस की, क्योंकि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पर रेडिएशन लॉसेस होंगे, तो यहाँ पर एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। उसके बाद जो वहाँ पर एनर्जी मिलेगी जो पिस्टन को मूव करने के लिए IP मिल गई। अब IP के बाद हमारे पास क्या हुआ, पिस्टन मूव किया तो पार्ट डिफरेंट मूव हुए, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रोड वगैरह सारे पार्ट्स मूव कर रहे हैं। एट द एंड शाफ्ट में हमें जो पावर मिला उसको हम ब्रेक पावर बोल रहे हैं। तो इसमें फ्रिक्शन की वजह से जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है, पंपिंग ETC, तो उसको हम बोल रहे हैं BP। नॉर्मली हम बोल सकते हैं इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी हमारे पास क्या था, ये रेशियो था किसका,
हमारे पास ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर टू द फ्यूल एनर्जी, तो बी बाय ए लिया हुआ है इसलिए अब यहाँ पर सी बी पी क्या है, सी को ब्रेक पावर को सी रिप्रेजेंट किया है तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को सी बाय ए बी पी अपॉन फ्यूल एनर्जी। अब एक और किस्म की एफिशिएंसी होती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव एफिशिएंसी। इट इज रेशियो ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ठीक है, अब रेशियो है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी एट सेम कंप्रेशन रेशियो सेम लें तो रेशियो लिया जाए ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी का एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एयर स्टैंडर्ड कंजप्शन हम लेते हैं, इसमें अजम्पशन लेते हैं एयर स्टैंडर्ड कुछ लेते हैं, एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हैं, तो उस टाइम एफिशिएंसी क्या होगी, तो थर्मल ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का रेशियो उसको एट सेम कंप्रेशन रेशियो पे। ठीक है, तो नॉर्मल एफिशिएंसी आर इज एफिशिएंसी बी अपॉन एफिशिएंसी ए इंटू 100। आपस एक न्यूमेरिकल करते हैं इस पे। द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन। अब यहाँ पर सिंगल सिलेंडर है तो n इज इक्वल टू 1, स्मॉल n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, सिंगल सिलेंडर है। 4 स्ट्रोक इंजन इज 80%। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन इज 80%। मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी है 80, तो मीन पॉइंट एफिशिएंसी m इज इक्वल 0.8 और n इज इक्वल टू 1 हो गया। द फ्रिक्शन इज टू बी एस्टिमेटेड टू बी 25 किलोवाट। फ्रिक्शन पावर जो हमारे पास है कितना है 25 किलोवाट, तो हमने फ्रिक्शन पावर इज इक्वल टू 25 किलोवाट लिख लिया। कैलकुलेट द इंडिकेटेड पावर आईपी हमने कैलकुलेट करना है एक, तो दूसरा ब्रेक पावर डेवलप आईपी एंड बीपी हमने मेजर करना है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, फ्रिक्शन पावर गिवन है, आईपी और बीपी नहीं गिवन, मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास हमें पता है कि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है, ये है बीपी अपॉन आईपी, बीपी अपॉन आईपी। इसके लिए भी दोनों चीज़ें चाहिए और फ्रिक्शन पावर के लिए भी हमारे पास क्या चाहिए आईपी माइनस बीपी, दोनों चीज़ें चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको अज्यूम कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, फार्मूला है हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी में बीपी अपॉन आईपी, तो हम बोल सकते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी वैल्यू रखें बीपी अपॉन आईपी इज इक्वल टू 0.8। दिस इम्प्लाइज दैट हम बोल सकते हैं कि एफिशिएंसी एम की 0.8 वैल्यू हमने पुट की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बी पी इज इक्वल टू 0.8 आई पी। सही है, तो हमने क्या करना है एफ पी आई पी माइनस बी पी। एफ पी कितना 25 हमने पुट कर लिया, तो बी पी की वैल्यू हमें पता है 0.8, आई पी है तो इस फार्मूले में पुट कर लेंगे आई पी माइनस 0.8, ब्रैकेट दे देंगे और आई पी बाहर निकाल दिया हमने, या बल्कि ब्रैकेट यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं बी पी की जगह हमने वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 25। तो आई पी कितना हो जाएगा इसमें से, आई पी माइनस 0.8 आई पी, ये गया तो 0.2 बचेगा, 0.2 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 125 किलोवाट। आई पी इज इक्वल टू 125 किलोवाट आ गया, तो बी पी इज इक्वल टू आई पी माइनस एफ पी। एफ पी हमें गिवन है 25, तो 125 से 25 के 100 किलोवाट हमारे पास आंसर आ गया। बी पी और आई पी दोनों मिल गए। अब सेकेंड एग्जाम्पल है इस पे, जो हमारे पास कह रहा है 42.5 किलोवाट इंजन हैज़ अ मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ 85%। एक इंजन है 42.5 किलोवाट का जिसकी एफिशिएंसी मैकेनिकल कितनी है 85%। तो वहाँ पर ब्रेक पावर जो हमारे पास होता है या सिलेंडर पे जो हमारे पास कहाँ पर पावर मिल रहा है, नॉर्मली ब्रेक पावर या जो हमारे पास शाफ्ट पे जो पावर मिल रहा है उसको हम बोलते हैं इंजन पावर। तो वो कितना मिला 42.5, तो ब्रेक पावर हमें कितना है 42.5 और मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी है 85%। ये हमने लिख लिया 85%।
फाइंड द इंडिकेटेड पावर एंड फ्रिक्शन पावर, हमने मालूम करना है इंडिकेटेड पावर IP एंड FP, फ्रिक्शन पावर दोनों फाइंड आउट करने हैं एक पार्ट में। और दूसरा पार्ट है B, इफ़ द फ्रिक्शन पावर इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट विथ लोड। अब अज्यूम करें फ्रिक्शन पावर जो है कांस्टेंट है विथ लोड, व्हाट विल बी द मैकेनिकल एफिशिएंसी एट 60% ऑफ द लोड। ठीक है, अब लोड यहाँ पर जो है उसका उससे जो कांस्टेंट है BP है। ठीक है, तो उस कंडीशन यहाँ पास मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी अगर हम टोटल लोड ले रहे हैं 60%, जहाँ पर एक्चुअल लोड था उसका 60% हम लोड ले रहे हैं, तो एफिशिएंसी एम एट 60% ऑफ द लोड। ठीक है, तो हमारे पास क्या करना है, पहले इंडिकेटेड पावर फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास BP गिवन है, मैकेनिकल एफिशिएंसी गिवन, तो इजी है हमारे पास। मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू BP अपॉन IP, ये हमने पढ़ा है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू BP अपॉन IP। तो हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी वाला फार्मूला लिखा है, मैकेनिकल एफिशिएंसी BP अपॉन IP, जो पिछले पेज में हमने लिखा है मैकेनिकल BP अपॉन IP। तो हमारे पास क्या गिवन है, BP गिवन है, तो IP को हम उस तरफ मैकेनिकल एफिशिएंसी इस तरफ लेके आएँ और IP को उस तरफ लेके जाएँ, तो IP इज इक्वल BP अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी, IP जो BP अपॉन मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो BP कितना है 42.5 अपॉन एफिशिएंसी कितनी थी 85, तो 0.85 इज इक्वल टू 50 किलोवाट। IP कितना आ गया 50 किलोवाट। और दूसरा हमने कौन सा पावर फाइंड करना है, फ्रिक्शन पावर FP, FP IP माइनस BP, तो IP कितना है 50 माइनस 42.5 मीन के 7.5 किलोवाट, इट इज़ द फ्रिक्शन पावर। अब देखें जैसे मैंने बताया था सबसे ज़्यादा कौन सा होता है IP, इंडिकेटेड पावर कितना है 50, उसके बाद कौन सा होगा BP कितना है 42.5। अब फ्रिक्शन पावर कितना है 7.5 जो सबसे कम होता है। तो हमारी वो वाली डायग्राम जो हमने पढ़ी थी, ये वाली और ये वाली दोनों वैलिड हो गए इससे। अब सेकंड पार्ट है, इफ द फ्रिक्शन पावर इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट विथ लोड। अब हम क्या कर रहे हैं, लोड के साथ फ्रिक्शन पावर जो है अज्यूम किया गया कांस्टेंट है, यानी कि लोड जैसे कम हुआ तो फ्रिक्शन भी कम होगी, इंडिकेटेड पावर भी कम होगा, पावर सब में वेरिएशन आएगी। व्हाट विल बी द मैकेनिकल एफिशिएंसी एट 60% ऑफ लोड। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी 60% ऑफ द लोड पे। लोड कितना हो गया 60%, मीन कि ब्रेक पावर जो हमारे पास इंजन का है वो कम हो गया 60%। 42.5 था हमें गिवन था, तो 0.67 ने मल्टीप्लाई कर लिया इसलिए, तो 25.5 किलोवाट ब्रेक पावर है, यहाँ 25.5 किलोवाट ब्रेक पावर है। तो हमें पता है मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है BP अपॉन IP, BP अपॉन IP, BP अपॉन IP हमारे पास था। और फ्रिक्शन पावर क्या है IP माइन FP इज इक्वल टू IP माइनस BP। ठीक है, तो हमारे पास FP क्या है हमारे पास, अब हमारे पास IP फाइंड कर सकते हैं, या एक ये अलग स्टेप में कर लें या उसी साथ कर रहे हैं। IP इज इक्वल टू FP प्लस BP, FP प्लस BP कितना हो गया FP प्लस BP है। ठीक है, तो 25.5 है ये BP, तो फ्रिक्शन पावर BP कितना है हमारे पास 25.5, ओके, एंड फ्रिक्शन पावर कितना था 7.5। फ्रिक्शन पावर इसने बताया है कि कांस्टेंट रह रहा है, फ्रिक्शन पावर चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए हमने फ्रिक्शन पावर सेम लिया 7.5, 25.5 प्लस 10.5 ब्रैकेट बंद। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कितनी होगी 0.773 इंटू 100 करेंगे तो 77.3%। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी इस केस में 77.3%, क्योंकि हमारे पास लॉसेस किस में ज़्यादा टेक प्लेस हो गए फ्रिक्शन पावर में, तो इसलिए हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी 77.3 ले ली। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो आपका ऑनलाइन सेक्शन भी रख सकते हैं, आप सीरियस लें। अब इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, इंजन एमिशन एंड एयर पॉल्यूशन, आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ यहाँ पर। इंजन एमिशन एंड एयर पॉल्यूशन क्या होती हैं, जब भी हमारा फ्यूल बर्न होगा क्या होगा ये कार्बन, तो हमारे पास कुछ ना कुछ बर्निंग होगी तो उससे एयर पॉल्यूशन
टेक प्लेस करेगी। तो रिसेंटली हम क्या कर रहे हैं, EFI इलेक्ट्रॉन फ्यूल इंजेक्शन, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4 इंजन डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एमिशंस कम कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास एमिशंस इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेज भी प्रोड्यूस कर रही हैं और इन्वायरमेंट को डैमेज भी कर रहे हैं, कहीं पे नॉक्स सॉक्स का प्रॉब्लम भी हो रहा है इसकी वजह से। तो नॉर्मली 4 टाइप की मेजर एमिशंस होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नॉक्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आर फ्यूल मॉलिक्यूल विच डिड नॉट कैट बर्न, ऐसे फ्यूल पार्टिकल जब हम बर्निंग करें तो वो थोड़े बहुत रह जाएं, तो वो बर्न नहीं कर रहे, जैसे कि बर्न नहीं कर रहे तो एंड स्मॉल नॉन इक्विलिब्रियम पार्टिकल ऑफ पार्टली बर्न फ्यूल। और उसमें क्या होता है, 2 किस्म के पार्टिकल होते हैं, जो बर्न नहीं कर रहे हैं और दूसरे बर्न कर जाएं और स्मॉल नॉन पार्टिकुलर ऑफ पार्शली बर्न फ्यूल हो, ठीक है, उसमें स्मॉल नॉन इक्विलिब्रियम पार्टिकल्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो हमारे पास उस तरह के पार्टिकल्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जब हमारे पास इनएफिशिएंट कंबशन हो उस टाइम ये वाले प्रोड्यूस होते हैं। दूसरे होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी कब होगी, जब हमारे पास फ्यूल सही तरह से हमारे पास ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन कम्प्लीटली प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब मौजूद नहीं है जो कम्प्लीटली रिएक्शन टेक प्लेस करे। तो कार्बन ऑक्सीजन की हमारे पास फ्यूल कम्प्लीटली बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल कम हो जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ये पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट कंबशन नहीं हो रही, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये अगर प्रोड्यूस होगी तो इंसान को सांस की तकलीफ हो जाएगी और वो मर भी सकता है। ये पॉइजनस गैस है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होते हैं दूसरे, ये क्रिएट होते हैं इंजन में विच व्हेन हाई कंबशन टेम्परेचर काजेज सम नॉर्मली स्टेबल N2 टू डिसोसिएट इनटू मोनोटोमिक नाइट्रोजन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है, एयर में हमारे पास पता है कि नाइट्रोजन भी होती है, तो हमारे पास टेम्परेचर अच्छा खासा हाई हो जाता है, तब हमारे पास कहते हैं N2 जो नॉर्मली होती है वहाँ पर एनवायरमेंट में मौजूद जो इंजन में जाती है वो क्या हो जाएगी, मोनोटोमिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी, विच देन कंबाइन विद द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास नाइट्रोजन इमिट हो रही है सिंगल, तो हमारे पास एयर में पहले ही ऑक्सीजन मौजूद है, उसके साथ रिएक्शन करती है, फिर नॉक्स क्रिएट होती है। नॉक्स की वजह से हमारे पास एसिड रेन भी हो सकती है। उसके बाद सॉलिड पार्टिकल्स, ये नॉर्मली सॉलिड पार्टिकल हमारे पास कब होते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में होते हैं, और इसमें ब्लैक स्मोक आपने देखा होगा इंजन में जब वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था, तो हमारे पास क्या हो रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल इंजन में रिलीज हो रहे हैं। अदर एमिशन फाउंड द एग्जॉस्ट इंजन, एल्डिहाइड, सल्फर, अब जैसे कोल भी बर्न हो रहा है उसमें भी हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स इमिट होते हैं। तो ये वाले नॉर्मली 4 टाइप थे, इनकी डिटेल हम ज़्यादा आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। थैंक यू वेरी मच टिल नाउ।